दोस्तों आज हम लोग वैंको रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म देहरादून में आ गए हुए हैं। दोस्तों अगर आप पोल्ट्री फार्म करते हैं तो इसे नाम को जरूर जानते होइएगा। दोस्तों हमारे पीछे बहुत ही शानदार एक पोल्ट्री फार्म है और देख सकते हैं यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा आपको दिखाने वाले हैं। काफ़ी ऑटोमेशन यहाँ पे यूज किया गया है। इसका जो भी वेस्टेज होता है डायरेक्ट इस डोम में आता है, सामने जो देख सकते हैं, और इससे यहाँ बायोगैस बनाया जा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है, पूरा हम सिस्टम समझेंगे। और देख सकते हैं इससे एक मशीन लगी हुई है जिससे जो भी मेन्योर है उसको अलग किया जाता है, क्योंकि ये स्लरी के फॉर्म में आता है और मेन्योर को पैकेजिंग करके बेचा भी जा सकता है। और बगल में देख सकते हैं दो जनरेटर लगा हुआ है और दोनों जनरेटर से यहाँ बिजली उत्पादन किया जा रहा है और पूरे फार्म की बिजली की कैपेसिटी इस जनरेटर से पूरा किया जा रहा है। तो कैसे क्या कुछ हो रहा है पूरा सिस्टम समझेंगे। और यहाँ पे साफ सफाई आप देख सकते हैं, इतना बेहतरीन लेवल का साफ सफाई आप शायद ही किसी मुर्गी फार्म में देखते होइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ थोड़ा भी स्मेल नहीं है। इस चीज़ का सबूत के तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग ड्रोन शॉट जो दिखा रहे हैं, पूरा रेसिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है जगह है। और यहाँ पे अगर थोड़ा भी स्मेल होता तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स इतने हार्ड है कि आप मुर्गी फार्म नहीं चला सकते हैं। तो इतना घनत्व वाले रेसिडेंशियल एरिया में जस्ट बगल में घर सब है और कोई कंप्लेन नहीं है। आमतौर पे आप मुर्गी फार्म में खड़ा होंगे तो 1-1 किलोमीटर तक आपको स्मेल आता है और यहाँ हम लोग जस्ट बगल में खड़े हैं और थोड़ा भी स्मेल नाम की चीज़ नहीं है। तो ये कैसे इस तरीके का मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आप कभी भी आप अगर करोड़ 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़े वाले पोल्ट्री फार्म में, सिंपल भी पोल्ट्री फार्म बनाते हैं तो 40-50 लाख लग ही जाते हैं। लेकिन अगर आप वेस्ट का निपटारा यानी कि मुर्गियों का बीट का निपटारा अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो आने वाले समय में स्मेल के कारण, रेसिडेंशियल एरिया के कारण धीरे धीरे आपका फार्म बंद भी हो सकता है या फिर लोग कंप्लेन करेंगे तो आपका फार्म धीरे धीरे ताला लग जाएगा। तो दोस्तों वेस्टेज का निपटारा करने के लिए जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिस कंपनी ने लगाई है और जो बायोगैस प्लांट जिस कंपनी ने लगाई है, उस कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलते हैं मिस्टर अनिल सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? तो सर अपना और अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय दें। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सिंह तोमर है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कोशिश सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन नोएडा में बेस्ड है और हम बेसिकली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स पर हम लोग बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं जिसमें वेस्ट टू एनर्जी पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम STP ETP प्लांट्स भी लगा रहे हैं और ESG कार्बन क्रेडिट्स पर भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम सोलर प्लांट्स को भी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज ये हमारा एक इंस्टॉलेशन वैंको रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म देहरादून में है। यहाँ एक GP का पोल्ट्री फार्म है, ये ग्रांड पेरेंट का, और यहाँ करीब 30 से 35 हज़ार बर्ड्स हैं जो डेली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेट 3 से 3.5 टन के आसपास लीटर इस फार्म से निकल रहा है। तो चूँकि आप देख रहे हैं कि ये फार्म एक रेजिडेंशियल एरिया के नज़दीक है तो लीटर को लेके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। फ्लाइज है, मॉस्किटो है, स्मेल, ऑर्डर भी आता था लीटर से। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के मैनेजमेंट ने हमारी टीम को कनेक्ट किया। फिर हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर विज़िट की और प्रॉपर एक स्टडी करने के बाद हम लोगों ने इनको एक 300 क्यूबिक मीटर का प्लांट सजेस्ट किया और उस 300 क्यूबिक मीटर के प्लांट से अप्रॉक्सीमेट आज 400 से 450 यूनिट बिजली ये प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म पे। और वो फार्म के ही ऑपरेशन में ही उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र भी इनको मिल रहा है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, जिसमें किसी तरीके का कोई स्मेल वगैरह नहीं है। और फर्दर उसको जो है ब्रिकेटिंग या मैन्योर की फॉर्म में आगे ये सेल कर पा रहे हैं, आगे पैकेजिंग करके सेल भी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने बोला कि स्मेल हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट है पूरा और 1% स्मेल नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि क्योंकि मुर्गी फार्म है वो भी कि स्मेल कैसे नहीं आ सकता है। एक्चुअली क्या है कि ये पूरी प्रोसेस जो है टेक्निकली अगर हम देखें तो ये एक एनारोबिक डाइजेशन है, एक क्लोज चैम्बर है जिसके अंदर पूरा लिटर प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो भी लिटर को डिकम्पोज हो रहा है इसमें, उससे जो भी गैस निकल रही है तो वो हम एक क्लोज्ड गैस होल्डर के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं उसको। तो कोई भी बाहर स्मेल किसी तरीके का आपको फील नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस एक क्लोज चैम्बर के अंदर हो रहा है, इसलिए कोई स्मेल नहीं आ रही होती है इसमें। इन जनरल लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि पोल्ट्री लिटर जहाँ भी स्टोर हो रहा है, पोल्ट्री लिटर जहाँ भी चीज़ें प्रोसेस हो रहा है तो उसमें आपका स्मेल आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये पूरे प्रोसेस जो है वो डाइजेस्टर के एक क्लोज चैम्बर डाइजेस्टर है जिसके अंदर पूरा माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एनारोबिक डाइजेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस है और गैस भी एक क्लोज चैम्बर के अंदर स्टोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पूरा क्लोज चैम्बर में होने की वजह से ये जो है किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं आ रही होती है। और जो डाइजेस्टेड फर्टिलाइज़र निकल रहा है उसमें भी आपका कोई फ्लाइज मॉस्किटो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो उसमें भी कोई स्मेल नहीं आ रही होगी। अगर उसमें स्मेल आ रही है
तो ये फार्मर्स को जस्ट बताना चाहूँगा, अगर जिन्होंने भी बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है, अगर उनसे जो डाइजेस्टेड फर्टिलाइजर निकल रहा है उसमें स्मेल आ रही है, दैट मीन्स उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सही से नहीं हुआ है, या फिर ऑपरेशनल पार्ट सही से ऑपरेशन में नहीं है, इसीलिए जो डाइजेस्टेड बाहर निकल रहा है उसमें स्मेल है। अच्छा, कोई स्मेल नहीं आएगी इस प्रोसेस के एंड के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका एक मतलब स्पेसिफिकेशन ये भी है कि स्मेल इसको साफ खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। बिल्कुल, स्मेल खत्म हो जाएगा, फ्लाइज मॉस्क्यूटो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फार्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बायो सिक्योरिटी, तो ये ओवरऑल फार्म की हाइजीन और बायो सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में भी जिस हिसाब से मतलब डेंसिटी बढ़ रही है आने वाले समय में, मतलब इसके तरफ लोगों को जाना ही पड़ेगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, 100% जाना हर एक फार्म को इस तरफ में जाना पड़ेगा, क्योंकि बायोगैस सेकेंडरी क्योंकि इसका जितने फायदे हैं ना, बायोगैस सेकेंडरी मैटर हो जाता है। आपको स्मेल नहीं है, पूरा कहीं भी आप इस फार्म को मतलब रख सकते हैं। बहुत सारे लोग को अगर पोल्ट्री फार्म खोलना है तो सोचते हैं कि कहीं आउटसाइड में खोले, और हर जगह संभव नहीं है जी। तो एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उसको भी हम फुलफिल कर रहे होंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स हैं, बिल्कुल, उसको भी हम फुलफिल कर रहे होंगे। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको जो अभी तक माइंडसेट है लोगों का कि लिटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम बायोगैस लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक डिस्पोजल यूनिट नहीं है, ये बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत इफिशिएंटली लिटर को इलेक्ट्रिसिटी और गैस में कन्वर्ट करता है। अच्छा। तो फार्म के जो ऑपरेशनल खर्चे हो रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक मेनली जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पोल्ट्री फार्मर्स के लिए आपका एग है या चिकन है, बिल्कुल, उससे है। मेन्योर पे उस तरीके से ध्यान नहीं, क्योंकि मेन्योर में काफी डिफेंसिव हो जाते हैं फार्मर्स कि कैसे भी डिस्पोज ऑफ हो जाए, उस पर जो भी थोड़ा बहुत खर्च करना है तो हो जाए। मेन बात है कि मैन्योर पैकेजिंग और सिर्फ स्मेल रहता है, इस कारण से उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। और आजकल के समय में आपको ही पता है कि हर जगह नर्सरी होती है या फिर लोग घरों में पौधे लगाते हैं, तो हर जगह उनको मैन्योर की जरूरत है। अब पैकेज करके आसानी से शहरों में सेल कर सकते हैं, और स्मेल ना रहे तो उसको सेल करना और ईजी है। बिल्कुल, और इसलिए हम फार्मर्स, क्योंकि पोल्ट्री फार्मर्स इन जनरल उनका मेन फोकस पोल्ट्री है, क्योंकि मेन स्ट्रीमलाइन बिजनेस उनका पोल्ट्री है, तो मैन्योर के केस में हम उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हो मार्केट के लिए। अच्छा, क्या आपने, हाँ आपने बताया था कि मैन्योर जैसे हमें बाई बैक का भी ला रहे हैं। मैन्योर के लिए हम एक ठीक ठाक रेट पे हम फार्मर से बाईबैक भी कर रहे होते हैं, या जैसे इस फार्म पे इनका अभी प्लान है कि हम लोग इसको जो है वो ब्रिकेटिंग में जाएंगे, क्योंकि इनका रेंडरिंग यूनिट में बॉयलर चल रहा है। और विंटर्स में, क्योंकि ये देहरादून रीजन में थोड़ा टेम्परेचर डाउनफॉल रहता है, थोड़ा हम लोग प्रोसेस समझते चलते हैं। जी, विंटर्स में टेम्परेचर थोड़ा डाउन जा रहा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कई बार जो है वो वुड का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वुड की जगह इसको हम लोग जो ब्रिकेट्स इससे बना रहे होंगे। अच्छा, मतलब जलावन के रूप में, मतलब बायो कोल भी बना सकते हैं, बना रहे होंगे। ऑल्दो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो वुड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगी। अब इसका जो भी सीवेज ट्रीटमेंट है, मतलब डायरेक्ट उस टैंक में आता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें। जी, जो भी जो फार्म के शेड्स हैं उनके अंदर जो भी स्क्रैपर सिस्टम लगा रहे होते हैं, उस स्क्रैपर सिस्टम आपका लिटर को बाहर जो वाइट टैंक्स बने हुए हैं उसमें लेके आता है। फिर वहाँ से हमने एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क लगाया हुआ है। अच्छा। ग्रेविटी की हेल्प से वो पूरा लिटर इस टैंक के अंदर आ रहा होता है। हाँ, चूंकि ये शेड बहुत नज़दीक है, इसके पास में, तो हमने ग्रेविटी की हेल्प लिया। अदरवाइज कई सारे फार्म्स जो हमारे इंस्टॉलेशन है उसमें सेट थोड़ा दूर हो रहा होता है, तो उसमें एक ऑटोमेटिक पाइपलाइन नेटवर्क पंप की हेल्प ले रहे होते हैं, वहाँ पे हम पंपिंग करने के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ डायरेक्ट ग्रेविटी की हेल्प से आ रहा है। और ये मोटर लगाया हुआ है, मोटर लगाए हुए प्लांट का फर्स्ट पार्ट है, इनलेट मिक्सिंग टैंक। इसमें आके पूरा लिटर आ रहा होता है, और एक सर्टेन मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होती है हमको, उसके अकॉर्डिंग इसको डाइल्यूट कर रहे होते हैं। देन इसमें मिक्सर्स वगैरह हैं, वो मिक्सिंग होने के बाद एक होमोजेनाइज स्लरी बनाने के बाद हम लोग एक पंप की हेल्प से इस स्टोन सेपरेटर में लेके आ रहे होते हैं। ये MS का FRP कोटेड टैंक है, जो ग्रिट रिमूव करने के लिए लगाया है हमने। बेसिकली क्या होता है कि बर्ड को जो भी फीड कर रहे हैं वो पैलेट फॉर्म में करते हैं, तो उसके लिटर के साथ सिलिका आ रहा होता है। बिल्कुल, वो सिलिका अगर हम प्लांट में अलाउ करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्लांट चॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वो स्लरी से सिलिका को रिमूव करना पड़ता है। तो इस टैंक की हेल्प से हम सिलिका को रिमूव कर रहे होते हैं इसके बॉटम पार्ट से, और एक लेवल की बात से हम लोग स्लरी को अलाउ कर रहे होते हैं इस फीडिंग टैंक में। और ये फीडिंग टैंक जो है वो डाइजेस्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो लिटर इस टैंक से सीधा डाइजेस्टर के अंदर जा रहा होगा। और जहाँ पे मेन बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, मेन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है जी। तो ये एक 300 क्यूबिक मीटर का डाइजेस्टर है जो RCC में स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्लोट कर रहा है, मतलब पानी में तैर रहा है। हाँ, ये KVIC फ्लोटिंग डोम टाइप प्लांट बना हुआ है, और ये RCC का स्ट्रक्चर है। ये टोटली अंडरग्राउंड लिया हुआ है ताकि इस पर वेदर इफेक्ट जो भी है, विंटर्स में, सर्दियों में जो भी टेम्परेचर का इफेक्ट है
वो कम से कम हो। और ये वॉल के साथ एक और पैरेलल वॉल बनाई, उस पैरेलल वॉल के बीच में हमने वाटर को फिल किया, जिसमें ये डोम फ्लोट कर रहा होता है। ओके। और ये मेटल का डोम है जिसपे हमने FRP कोटिंग की हुई है, ताकि इस पे कभी कोई कोरोजन का चैलेंज ना आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही इस पूरे प्लांट की सोल है, जहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है। ओके ओके। हाँ, अभी ये प्लांट छोटा है, इससे बड़े प्लांट जो लगते हैं उसमें डाइजेस्टर के अंदर एजिटेशन सिस्टम्स वगैरह भी लग रहे होते हैं। अच्छा, गैस इसके माध्यम से आता है, इस पाइप के माध्यम से? हाँ, ये गैस होल्डर है, गैस स्टोरेज सिस्टम है। इसके टॉप पे ये आपका मैनहोल है और इसमें गैस वॉल्व दिया हुआ है, आउटलेट दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग गैस को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो फर्दर आगे गैस प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा था, प्लस जनरेटर में जा रहा है। अच्छा, यहाँ से गैस इसके माध्यम से जा करके यहाँ पे प्यूरिफाई होता है। हाँ। अच्छा, बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि जहाँ बायोगैस प्लांट लगा हुआ रहता है, बड़े बड़े बलून लगे रहते हैं। जी। यहाँ बलून नहीं लगा हुआ है, कारण क्या है? देखिए भी मैंने कई सारे प्लांट देखे हैं जहाँ पे बलून रहता है। जी, एक्चुअली क्या होता है, बैलून लगाने का 2 ऑब्जेक्टिव है। हाँ। पहला ये है कि इन केस ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर्स का प्लान होता है कि पोल्ट्री फार्म इंटीरियर्स में होते हैं, पावर कट का चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। ओके। तो किसी दिन उनका 3 से 4 घंटे जनरेटर चल रहा है और पावर कट जो है उनका 7 से 8 घंटे हो गया। ओके। तो वो 4 घंटे फिर से उनका डीजल लगेगा। और किसी दिन उनका जनरेटर पावर कट 1 से 2 घंटे हुआ, लेकिन डीजल आपका जनरेटर 3 से 4 घंटे। बलून एक तरह से स्टोरेज हो गया, एक एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है। प्लस बहुत सारे फार्म सब क्या होता है कि आपका जनरेटर प्लांट से काफ़ी दूर लगाते हैं, तो जनरेटर के लिए सक्शन रेंज पे जो प्रेशर रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें एक एडिशनल एक्स्ट्रा जो है बैलून बफर स्टोरेज हम लोगों को देना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि इस फॉर्म पे बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि पास में ही है। बिल्कुल पास में लगा हुआ है, इसलिए एडिशनल स्टोरेज नहीं देना पड़ा है। बिल्कुल। और रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ बिजली का ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब एक निश्चित अमाउंट में पता है कि इस समय कटेगा, इस समय नहीं कटेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इन जनरल जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है बायोगैस प्लांट से, उसमें अराउंड 50 से 55% मीथेन होता है, 40% CO2 होता है जी। बाकी आपका मॉइस्चर है, H2S है, कुछ ट्रेसेस ऑफ N2 एंड O2 होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको H2S एंड मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो हमारे ये जो फिल्टर लगे हुए हैं मॉइस्चर और H2S रिमूवल, अच्छा, इससे हम H2S मॉइस्चर को रिमूव करने के बाद एक फ्लो मीटर से पास करा रहे होते हैं, जहाँ पे हम डेली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कितना गैस प्रोड्यूस हुआ है जी। और इसके बाद फिर ये गैस डायरेक्टली जनरेटर में जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ से ये 100% बायोगैस जनरेटर है। ये 2 जनरेटर हमने यहाँ लगाए हुए हैं और 62.5 kVA ईच कैपेसिटी है दोनों की। ओके ओके। और यहाँ ये फुल लोड पे बहुत इजीली चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, दोनों फुल लोड पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आके लगभग बायोगैस का प्रोसेस खत्म होता है। हाँ। इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है वो वेस्टेज निपटारे का। हाँ। ओके ओके। उसको जो है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर निकल के आता है। बिल्कुल। वो फर्टिलाइजर चूंकि हम लिक्विड फॉर्म में फीड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शन में लिक्विड ही बाहर निकल के आ रहा होता है। ओके। ये जो इस टैंक में हमने स्टोर किया है बहुत अच्छी क्वालिटी का हाईली न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर हो गया। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, तो एक पंप की हेल्प से हम इसको, एक डिवाटरिंग मशीन हमने जो लगाई हुई है, अच्छा, उस मशीन में फीड कर रहे होंगे हम। वो मशीन फर्दर सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट कर रहा होगा। उसमें से टोटल इसमें आएगा स्लरी जो लिक्विड और सॉलिड दोनों मिक्स होकर के वो मशीन में जाएगा और मशीन सॉलिड को अलग कर देगा, यानी कि जो मैन्योर है आपका ड्राई फॉर्म में, जिसमें अप्रोक्सीमेट 20 से 25% की रेंज में मॉइस्चर रह जाएगा। बिल्कुल। जो जैसा वर्मी कंपोस्ट आपने देखा होगा, बिल्कुल कुछ वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि ये पोल्ट्री लिटर से फर्टिलाइजर बन रहा है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी उससे भी बेटर होती है बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट से। और जो इसका लिक्विड बचता है वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर है, जो हम दूसरे टैंक में स्टोर कर लेते हैं। और उस टैंक से फिर हम इसको, जब फ्रेश लिटर जहाँ आ रहा है, उस फ्रेश लिटर को डाइल्यूट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा अच्छा। उस फ्रेश लिटर को डाइल्यूट करने के लिए हम इसी वाटर को यूटिलाइज कर लेते हैं। जो इसको वाटर है, आपको डिवाटरिंग करने के बाद में इसी पानी को फिर बार बार यूज करते हैं, बार बार रिसाइकल कर लेते हैं। इसको भी लेकिन फर्टिलाइजर में भेजा जा सकता है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ ये है कि नजदीक में 5, 10, 15 किलोमीटर की रेंज में जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ड्राई फर्टिलाइजर है, उसको हम इंडिया के किसी भी कहीं भी भेज सकते हैं उसको, लेकिन इसको हर जगह भेजना के साथ लिमिटेशंस है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि नजदीकी फार्मर्स यूटिलाइज कर लें, जैसे और भी फार्म सब हमारे बिल्कुल कर रहे हैं, और बाकी पार्ट हम लोग रिसाइकिल कर रहे होते हैं, या तो कई बार इसको यूज कर रहे होते हैं। ओके ओके। तो जैसे इसको कितनी बार यूज किया जा सकता है पानी को? इसको हम कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। हम लोग 70% के आसपास
वाटर जो लेट सपोज कि आप मान के चलिए अगर पर डे 1 टन पानी की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, तो करीब करीब 700-750 लीटर हम इसको रिसाइकल करते हैं और 250 लीटर के आसपास ये जो फ्रेश वाटर plant ऐड करते हैं। आपने डाल रखा है, ये कितना कैपेसिटी मुर्गियों के लिए उपयुक्त है? ये जैसा मैं आपको शुरुआत में बताया था कि ये फार्म अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 हज़ार बर्ड्स की कैपेसिटी है, जिससे 3 से 3.5 टन के आसपास लिटर आ रहा है। बिल्कुल। उससे 300 क्यूबिक मीटर का ये प्लांट लगा तो हुआ है। आपकी जो कंपनी है मिनिमम कितनी कैपेसिटी की बायोगैस प्लांट लगाती है और मैक्सिमम कितनी की? एटलीस्ट एक फार्मर के पास 20 से 25 हज़ार बर्ड्स होना चाहिए, अच्छा, जो 2 से 2.5 टन लीटर पर डे निकाल रहे होंगे। ठीक है। और उसके लिए बायोगैस प्लांट सुटेबल रहता है। उसके बाद जो भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख बर्ड्स है, 3 लाख बर्ड्स है, उनके लिए भी हम कर रहे हैं और इंडिया के मल्टीपल लोकेशंस पे हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ओके, हाँ, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी अप्रूवल है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें सब्सिडी वगैरह भी है क्या? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी सब्सिडी है इसमें। उस सब्सिडी को अवेल कितना % के आसपास है? इसमें एक्चुअली क्या है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का परसेंटेज नहीं है, आउटपुट के अकॉर्डिंग है। हाँ, कितना इलेक्ट्रिसिटी आप पर डे जनरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पर किलोवाट उनकी कुछ कैलकुलेशंस है। तो उस सब्सिडी को अवेल कराने में भी फार्मर्स के हम लोग सारे डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट में, सबमिशन डिपार्टमेंट के साथ फॉलोअप, उनकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन विजिट, वो सारी चीज़ों में भी हम फार्मर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है पूरा आप प्रॉपर करवा हम के लोग देंगे? पूरा सारी चीज़ें करके दे रहे होते हैं। इनफैक्ट बैंक से फाइनेंसिंग में भी हम लोग बैंक को जो भी डॉक्यूमेंट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल डिजाइनिंग, बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसमें भी फार्मर की हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब प्रॉपर आपकी कंपनी उनको करवा के देगी? बिल्कुल। देखा जाए तो एक आप कह सकते हैं कि एंड टू एंड सॉल्यूशन हम फार्मर को दे रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग प्लांट को सिर्फ लगाने भर की जिम्मेदारी नहीं है, इसके बाद हम प्लांट को लगाने के बाद हम इसको चलवाने की भी जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग ईच क्वार्टर में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, जो भी जोनल हेड जो भी है हमारा जोनल, वो ईच क्वार्टर में एक बार फार्म पे ज़रूर विजिट कर रहा होता है। प्लांट कैसा चल रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और ईच क्वार्टर में, जिसका कोई चार्ज नहीं ले रहे होते हैं, वो एक हमारी तरफ से विजिट रहती है। तो प्लांट सिर्फ लगाने भर की जिम्मेदारी नहीं हमारी, प्लांट चलवाना भी है और हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उसकी।